अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कारोबार के हवाले से जो मुल्क पाकिस्तान में एक टाइम था बहुत उरूज पर था और वक्त के साथ साथ उस पर इतना डाउनफॉल आया, उसकी वजह क्या है, जिस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद नमान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं मलिक मुबशर नज़ीर, नायब सदर D12 मरकज़, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं वकास अब्बासी, सीनियर रियलिटर। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नुमान साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है, आप कितने टाइम से कर रहे हैं? लास्ट 2012 में मैं यूके से वापस आया था और फिर इसी प्रोफेशन को अडॉप्ट किया था, बल्कि लंदन के अंदर हम इसी प्रोफेशन से वाबस्ता थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके उसी की ब्रांच खोली हमने। अपने प्रोफेशन को यहाँ पाकिस्तान में कंटिन्यू किया और लास्ट तकरीबन 2022 तक आप कह लें कि हम इस कारोबार से बहुत हद तक सेटिस्फाइड थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अपनी सरज़मीन के ऊपर वापस आए हैं और इस प्रोफेशन को कंटिन्यू किए। लेकिन लास्ट 2 साल से हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, आपने 2012 से 2022 तक जो है इसको टाइम दिया और काम किया, और अभी भी इस पे अभी काम भी इसी में इसी पर है। प्रोफेशन से लेकिन जो वाबस्ता 2 साल आप समझते हैं कि इसमें डाउनफॉल आया और इतना मतलब इसमें जो है आप किसी कहीं भी जो है इस पे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्या आपको नज़र आता है? क्या वजह है इसकी? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जी। जिसके अंदर सबसे बड़ी वजूहत वजह ये है कि आईएमएफ ने आई थिंक इनको जो बाउंड किया हमारी गवर्नमेंट को, उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को ये समझ आई, आईएमएफ ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि यहाँ पर ब्लैक मनी पार्क हो रहा है। तो उसको पार्क होने की वजह से इसके ऊपर बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं और उन टैक्सेस का बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो जो असल कीमत है या जो असल बायर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता तो उसको इंजेक्ट किया जाता, उसको टैक्सेस इम्पोज़ किए जाते, तो शायद वो बर्डन बियरेबल था। लेकिन अब जो जो टैक्सेस इम्पोज़ कर दिए गए, वो इस कदर हैवी हैं कि वो ओवरबर्डन हो गया ये चीज़। तो एक तो वजह ये है और दूसरी वजह ये है कि हुकूमत की कोई इसके बारे में पॉलिसी नहीं है। बल्कि जब भी हम देखते हैं कि ये जो हमारी नून लीग का जो सेटअप आता है, उसके अंदर हमने देखा कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो उस तरीके से फल-फूल नहीं पाता। शायद इनको लगता है कि इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना चाहिए, लोगों को सनत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या मुख्तलिफ और कारोबार करने चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है रियल एस्टेट का कारोबार। अगर रियल एस्टेट का कारोबार चलेगा, इससे आपका बिल्डर तरक्की करेगा। जब बिल्डर आपका कारोबार करेगा, सोसाइटीज़ न्यू डेवलप होंगी, आपके डेवलपर्स आएँगे। इससे अलाइड 72 इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। तो अगर आपका रियल एस्टेट जैम हो जाएगा, तो आप 72 इंडस्ट्रीज़ की जो एम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉय होने का खतरा हो जाता है। तो इसके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनानी चाहिए, मैं समझता हूँ, बजाए इसके कि इसको बिल्कुल आप स्टक कर दें। ठीक है कि आप इसके ऊपर अपने अच्छा, टैक्सेस इम्पोज़ नुमान करें। साहब, जी। अभी जैसा कि आपने अभी बात की नून लीग के हवाले से कि वो आती है तो वो पॉलिसीज़, क्या आपको लगता है कि इससे पहले जितनी भी, क्योंकि बेशक ये टॉपिक से थोड़ा हट के हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि कोई और जो गवर्नमेंट थी, जैसे पीपल्स पार्टी होगी, जी। पीटीआई होगी, क्या उन्होंने इस हवाले से कोई भी इक़दामात किए थे? आपकी नज़र में जैसे ऐसा है मैं कुछ? समझता हूँ पीटीआई के अंदर हम किसी अभी सियासी जमात का ना कोई हिस्सा है, हम तो हुँ। ताजरों के कारकुन हैं और मेरा टिपिकली बिज़नेस डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का, जो लेकिन इस्लामाबाद गवर्नमेंट की का अब सबसे तक का बड़ी आपको लगता नुमाइंदा। है कि जी। उन्होंने कभी कोशिश की हो? मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। लास्ट अगर पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर आप देखा जाए, तो उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी। उस एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो आपका पैसा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप रियल एस्टेट इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको अगर 3 साल के अंदर डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद आपको वो ये नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, और वो उसके ऊपर आप अगर टैक्स टैक्स दे देते हैं तो। वो एक बेहतरीन स्कीम थी मेरा ख़्याल है, और उससे रियल एस्टेट सेक्टर भी चला था और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि पहले अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी उसके साथ चल रही थी, तो तमाम इस्लामाबाद से रियल्टर खुश थे।
आपको एक बात बड़ी जान के हैरत होगी कि हर तीसरा बंदा इस्लामाबाद में रहने वाला हर तीसरा बंदा इस कारोबार से मुंसलिक है। इवन जो सरकारी मुलाजिम है, जो भी है, वो 5 बजे के बाद एक रियल्टर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ सरकारी मुलाजमत है और शाम ये कारोबार है कि क्योंकि जब आपके मुल्क के हालात किसी भी जगह पे ख़राब होते हैं, कराची, कोयटा या जो कुछ भी, तो इस्लामाबाद एक बेहतरीन सेक्टर था लोगों के लिए, जाए पनाह के लिए। ठीक है। जैसा कि हमारे साथ मलिक मुबशिर भी मौजूद है, जो कि नायब सदर हैं D12 मरकज़ के। जी। तो आप मुझे बताइएगा, जो D12 मरकज़ है, वो नया-नया अभी बन रहा है और उस पे काम भी हो रहा है, तो क्या उसके हवाले से आप कहना चाहेंगे, कैसा सब चल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। डिजिटल मरकज़ कोई शक नहीं है कि ये नया सेक्टर है, लेकिन अभी तो मरगला एवेन्यूज़ भी बन चुकी हैं। अब ये सेक्टर भी जो है लाइक आपका ये 8 और F10 की तरह हो चुका है। जब से हम एज़ ताजर्स को हमने लीड करना शुरू किया है, आप अगर विज़िट हो तो आप देख सकते हैं, पहले सेक्टर्स में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो हमने इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया है। उसके अलावा मराकज़ के अंदर सिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम थे, चोरी वगैरह ऐसे बड़े मसाइल थे। तो हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी यूनियन को इकट्ठा करके तो हमने वहाँ पे अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवाया है, ताकि जो रियल्टर्स हैं या दुकानदार हैं या शॉपकीपर हैं या कोई ब्रांड्स हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। फिर उसके अलावा पार्किंग के इश्यूज़ थे, हमने प्रॉपर वहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस बनाई। फिर उसके अलावा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मरकज़ नया था, तो हम नए कारोबार को वहाँ पे लेके आए। हम ब्रांड्स को वहाँ पे हमने लोगों को मोटिवेट किया, आप आएँ। प्लाज़ाज़ के जो ओनर्स हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई कि हम अब आपके इधर नए ब्रांड्स लेके आते हैं। तो कुछ हमारे बिल्डर्स, डेवलपर्स जानने वाले थे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे नए-नए ब्रांड्स आए। आप देख सकते हैं KFC आया है, कारफोर आया है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है। उसके अलावा आपके मैकडॉनल्ड्स भी अभी तो थोड़ा मसाइल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से रुका गया है। उसके अलावा और भी 4-5 इस लेस बेकर्स आ गए हैं। तो मतलब अब D12 पूरे इस्लामाबाद के बाकी जो मराकज़ हैं, अच्छा। सेम लुक लाइक उसकी तरह बन अच्छा, चुका है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बहुत सारे मसाइल की बात की, ताजरों के मसाइल के हवाले से आपने बात की, तो क्या इस हवाले से पहले भी ताजर जो हैं मसाइल का शिकार होते रहे हैं, आवाज़ भी उठाई है, तो अभी क्या आप जब आप पे कोई भी इस तरह का सिचुएशन आ जाती है, तो क्या आपने अभी तक इस पे कोई आवाज़ उठाई, कुछ करने की कोशिश की? जी या उस पे कोई रिएक्शन? बिल्कुल, कोई भी मसाइल्स आए, हम सब इकट्ठे होके कंप्लेन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जैसे पिछले दिनों बिजली के टैक्सेस के हवाले से, बिल्स के हवाले से प्रॉब्लम आए थे। तो जैसे अजमल बलोच साहब हमारे जो लीडर हैं, तमाम ताजर्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने सब मराकज़ में इंडिकेशंस दी कि जो सदर हैं, नायब सदर हैं, पूरी अपनी यूनियन को लेके हड़ताल करें। तो हमने उनके साथ भरपूर इसी तरह सपोर्ट की और हमने अपने मरकज़ में हड़ताल की। तो और भी जिधर-जिधर होता है, जी यहाँ पे ज़रूर FBR के मुतालिक FBR के साथ जी, FBR के मुतालिक जो मसाइल थे, वहाँ पे नुमाइंदगी हुई। जिधर भी आप समझें ताजर्स को मसाइल है ना जी, हम वहाँ पे उनके साथ भरपूर खड़े हुए हैं, अल्लाह के अच्छा, करके। नुमान साहब, आप बताइएगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं काम कर रही हैं, तो ये रियल एस्टेट में अब तक जो है क्या तब्दीली ला पाई हैं? मैं समझता हूँ जी, सबसे बड़ा फेलियर जो गवर्नमेंट का या हमारी हुकूमत का है या मौजूदा हुकूमत का लगा लें या उससे माजी की जो हुकूमतें हैं, उनका सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि वो जो जाली सोसाइटीज़ जो सिर्फ पेपरों की हद तक थी, जो सिर्फ और जहाँ पर हमारा पैसा बेजा डंप हो गया, जो कि ओवरसीज़ यहाँ पर लेकर आए सरमाया, और हमारे पाकिस्तानियों ने जो मेहनत से कमाया गया पैसा, वो सिर्फ पेपरों की नज़र हो गया, और जाली नौसरबाज लोग जो इसको लेकर लूट के और सिर्फ अपना पेट भरा जिन्होंने, और सिर्फ सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया तो ये जाली सोसाइटीज़ ने पहुँचाया है। ज़रूर यहाँ पर कारोबार करने वालों को आप फैसिलिटेट करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को ना पता हो, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जालसाज़ी हो। यहाँ पर अगर आप 100 सोसाइटीज़ का ज़िक्र करते हैं तो बीच में से 80 जाली हैं, या फिर वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते। पैसे आपसे ले लेते हैं, 2 साल के अंदर पोज़ेशन देने का वादा करते हैं, तो 20-20 साल हो जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा आपको डेवलपमेंट वर्क नहीं नज़र आता, नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, और इसमें जबकि बहुत वो सारा फ्रॉड भी आ रहा है। एक्चुअली है ही फ्रॉड।
बेसिकली देखिए आप प्लॉट के नाम पे जब फाइलें बिकेंगी और रद्दी और वो कागज के टुकड़े बिकेंगे बाद के अंदर, मतलब वो ऐसे ही है जस्ट लाइक आप रबिश और वो टिश्यू पेपर की तरह आप वो इस्तेमाल करके फेंकने के काबिल हैं, क्योंकि उनकी कोई वाली वारिसी नहीं है। आज वो पैसा यहाँ से शिफ्ट हो जाता है दुबई के अंदर, दुबई के बाद यूके के अंदर कहीं पर भी बाहर शिफ्ट हो जाता है, वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में चला जाता है, जबकि रक्शे वाला, कोई टांगे वाला, कोई भी हमारा, वो बेचारा अपना बेटी का जेवर बेच के, कोई अपनी फसल बेच के कोई जो पैसे इकट्ठे करता है और वो वहां पर जाके दे आता है कि हमें किस्तों के ऊपर एक चीज बन जाएगी मेरे बच्चों के नाम के ऊपर, लेकिन वो उनके साथ अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड हो जाता है। और मैं समझता हूँ हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे डेवलपर्स भी हैं, बिल्कुल हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन खुदारा हमें होश के नाखून भी लेने चाहिए, लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसे नौसरबाजों से बच के रहना चाहिए जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा वकास साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते पाकिस्तान पे, और रियल एस्टेट के बिज़नेस में वो अपना हाथ क्यों नहीं जी, देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, उसकी एक तो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं ऐसी, और दूसरा जो यहाँ पे इदारे हैं, जैसे यहाँ पे CDA है, जी। मुख्तलिफ ICT है, मुख्तलिफ इदारे हैं। इसकी वजह से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं समझ रहे। उसकी वजह यह है कि इदारों में जाते हैं, लोगों को ख़राब किया जाता है। मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनको ख़राब करते हैं, ट्रांसफ़र के लिए आते हैं या अपने प्लॉट बेचते हैं, मजबूरी के साथ प्लॉट बेचते हैं। तो जब वो ट्रांसफ़र के लिए आते हैं उनको इतना जलील किया जाता है, ख़वार किया जाता है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अनसेफ समझते हैं, वो अच्छा। यहाँ से भाग रहे हैं। दूसरा ये जो सोसाइटियाँ हैं इनमें फ्रॉड्स हैं, इस वजह से भी लोग इसमें भाग मैं रहे हैं। एक चीज़ को ऐड करना ज़रूर चाहूँगा, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर अपना यूरो, पाउंड्स या कोई भी पैसा अपनी करेंसी लेकर आए थे, डॉलर्स लेकर आए थे, आज वो करेंसी हमारी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है कि जब वो अपनी करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो उनका पैसा भी पूरा नहीं होता है, बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट होता। पहली बात है कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने कोई अप्रिसिएशन नहीं की 2 सालों के अंदर। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने जो पैसा लेकर आए थे, वो करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से उनका वो सरमाया तकरीबन ऑलमोस्ट डूब चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जब ओवरसीज़ का यहाँ से ट्रस्ट उठ चुका है। अब पहले जैसे होता था कि यहाँ पर सरमाया लाया जाता था और हमें रियल्टर एज़ अ रियल्टर ये कहा जाता था कि आप हमें वो सोर्स बताएँ कि हम पाकिस्तान पैसा लाना चाहते हैं। अब बिल्कुल उसके ऑपोज़िट हो चुका है। अब वो यहाँ से पैसा लेकर जाने की बात करती हैं। अब हमें कहते हैं कि यहाँ पर प्लॉट हमारा बेच दें, हमें ऑस्ट्रेलिया पेमेंट करवा दें, हमें अमेरिका पेमेंट करवा दें, हमें लंदन पेमेंट करवा दें। तो बिल्कुल ऑपोज़िट हो चुका है। तो इस वजह से हमारे ओवरसीज़ को मैं चाहता हूँ कि ऐसा बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए, उनको टैक्सेस में छूट दी अच्छा जाए प्लेटफॉर्म ताकि दिया जाए। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो यहाँ पर लाके इन्वेस्ट करें अपने पैसे। और आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी जिस पे आप जो है काम कर रहे हैं और लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? कुछ उसके बारे में मज़ीद बताइएगा। देखिए हम तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा वक्त भी यूरोप में गुजरा है, तो मैं चाहता हूँ कि ओवरसीज़ क्लाइंट को यहाँ पर मैंने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को मोटिवेट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि 2022 तक एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड। हम बहुत खुश थे यहाँ पर ला के अपने लोगों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट किया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2 साल जो क्योंकि हमारी मुल्क की भी सूरत हाल स्टेबिलिटी उस तरह नहीं रही, गवर्नमेंट का बदलना और उसके अंदर थोड़ा सा, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़े से फैक्टर्स हैं। और हम ओवरसीज़ के बारे में अगर इसको इसको इम्प्रूव करें और हमारे एज ए कंपनी भी हम ओवरसीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो यहाँ पर लाएं पैसा और इन्वेस्ट करें और उनकी फैमिलीज भी वहाँ उससे तो खुशहाल आपको अभी जो हालात है इसके मुताबिक आपको आने वाला वक्त रियल एस्टेट के लिए अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या कोई तब्दीली आ पाएगी? कुछ कारोबार में बेहतरी आ पाएगी? कुछ नज़र आता है आपको? अब जब तक आप इसको दो-धारी तलवार समझेंगे तो तब तक तो नहीं आ पाएगी। डेफ़िनेटली अगर हम अपने मिनिस्टर्स का और ये वो बयान सुनते हैं तो वो ये कहते हैं दो-धारी तलवार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप इसको इसके लिए पॉलिसीज़ बनाएँ, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर ब्लैक मनी आके पार्क होता है तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट करें उस चीज़ को। लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ कि वो जो फ्रेंडली हों।
जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। अब अगर वो इन्वेस्टर फ्रेंडली आप पॉलिसीज़ बनाएंगे तो आपके पास इंशाल्लाह पैसे की कमी नहीं है। इस्लामाबाद एक करीम ऐसा सेक्टर है, मैं मलिक रियाज साहब की मिसाल दूंगा कि उन्होंने कहा कि यार अगर यहाँ से मुझे हज़ारा की साइड पे टनल निकाल दिया जाए तो मैं सारा पाकिस्तान का कर्जा उतार देता हूँ। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे लोग आपके पास मौजूद हैं, ऐसे ब्रेन्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी मेरा ख्याल है फ्रेंडली देनी चाहिए कि जिससे आपका ये सेक्टर बूस्ट अप कर सके। और मुबशिर साहब, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रियल एस्टेट के हवाले से जो कोई पॉलिसी बनाई जाए, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको साथ शामिल किया जाए, ताकि वो वक्त को बता सकें कि किस तरह के मामला जो हैं, किस तरह का आप टैक्स लगाएं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो जैसे पहले इन्वेस्ट कर रहे थे इसी तरह ये काम चलता रहे, जिससे कि रियल्टर्स को भी फ़ायदा होगा और इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, और जो ओवरसीज़ के लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे और मुल्क पाकिस्तान के ख़जाने में भी इजाफा हो जाएगा और लोगों में भी अदम एतमाद पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारोबार, एक पॉजिटिव कारोबार। वकास अब्बासी साहब, क्योंकि आप सीनियर रियलिटर हैं, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे रियल एस्टेट के बिजनेस को लेकर? देखिए, हुकूमत को इसके रियल एस्टेट के मतलब अच्छी सी पॉलिसी बनानी चाहिए, टैक्स की पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए, टैक्स हर बंदा दे रहा है, जितना इस पे आप कम टैक्स लगाएंगे उतना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ज़्यादा काम होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्सों की भरमार है इसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इमान, मलिक, मुबशिर, नज़ीर और इन्हीं के साथ मौजूद थे वकास अब्बासी। आज हमने रियल एस्टेट के हवाले से गुफ्तगू की, जाना, और तीनों लोगों से हमने बात की, तीनों मेहमानान से बात की। उनका कहना यही था कि हुकूमत को रियल एस्टेट के हवाले से जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि ये कारोबार आगे बढ़े, क्योंकि जब भी कोई भी कारोबार शुरू होता है उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। बगैर पॉलिसी के, या मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बगैर रूल के जो है ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो बगैर पॉलिसी के कारोबार क्या चलेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पायल में गीत है छम छम के, लाग चले री गुरी थम थम के, के महफिल जवान है, हंसी है, तू जो नहीं है तो दीवाना बनाना